चैप्टर 70। वानी मना करते हुए बोली, मुझे नहीं खाना। अब आगे। समर्थ बोला, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा मन हो खाना खा लिया करो। वानी बोली, हाँ तो मेरा मन नहीं है, ले जाए इसे, आपको भी ये सब करने की जरूरत नहीं है। समर्थ एक गहरी सांस ले बोला, खाना हो तो खाओ। इतना बोल बालकनी में जा सोफे पर बैठ अपना लैपटॉप उठा काम करने लगता है। वानी भी बेड पर लेट समर्थ को ही देख रही थी। वानी अपने मन में बोली, शादी तो मेरी मर्जी के बिना कर ली, अब मर्जी से कुछ करने भी नहीं देते, दिखाई नहीं देता क्या इन्हें। वानी अपने इमोशंस कंट्रोल कर पलटकर सो जाती है। नेक्स्ट डे। आर्यन आरव को स्कूल छोड़ आरवी के कॉलेज के बाहर कार रोक बोला, आरवी अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करना, लेकिन हाँ मुझे मत भूल जाना। आरवी के चेहरे पर ये सुन मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुश थी कि आर्यन उसके और उसके भाई के लिए इतना कुछ कर रहा है। आरवी कार से उतर बाय बोल कॉलेज के अंदर चली जाती है। आर्यन के हॉस्पिटल निकल जाता है। दूसरी ओर निवान के नाना जी अपने असिस्टेंट से बोले, तुमने उन्हें समझा दिया क्योंकि करना है। असिस्टेंट बोला, जी सर मैंने उन्हें सब समझा दिया। नाना जी बोले, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट जी सर बोल उस रूम से निकल जाता है। दूसरी ओर अरिन आयरा को ऑफिस के बाहर छोड़ने आता है। आयरा कार से उतरने से पहले अरिन का हाथ थाम बोली, आप अपना ख्याल रखना, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। अरिन आयरा के हाथ पर चूम कर बोला, अच्छा ठीक है तुम भी अपना ख्याल रखना। इतना बोल आयरा के माथे पर चूम लेता है। आयरा कार से उतर अंदर कंपनी में चली जाती है। अरिन कुछ देर बाद अपने केबिन में बैठा एक फाइल पर काम कर रहा था। विवान अंदर आ सामने चेयर पर बैठ बोला, अरिन तुम प्रोजेक्ट साइट पर मत जाना। अरिन जिसकी नजरें विवान के आने पर भी फाइल में गड़ी हुई थी, वो सामने देख एक आईब्रो उचकाते हुए सवालिया नजरों से विवान को देख बोला, क्यों, तुम्हें अब इसमें क्या प्रॉब्लम। विवान कुछ सोच बोला, मैं जान चाहता हूँ, वो सब हैंडल करना चाहता हूँ। अरिन फाइल बंद कर उस फाइल को ले अपनी जगह से उठ बोला, तुम्हें की जरूरत नहीं है जाने की, मैं खुद से हैंडल कर लूंगा। अरिन 2 ही कदम चला था कि विवान की बात सुन उसके कदम रुक जाते हैं। भाई, पहली बार कुछ मांग रहा हूँ दे दो। विवान थोड़ा पॉज ले आगे बोला, आपने मुझे आपको भाई कहने का भी हक नहीं दिया, कम से कम ये तो मुझे करने दो। अरिन के चेहरे पर बहुत से अनकहे मिले जुले भाव थे, प्यार, दर्द, लगाव, दूरी, ये अलग अलग एहसास जिन्हें वो छिपा रहा था। अरिन एक गहरी सांस ले अपने इमोशंस को कंट्रोल कर विवान की ओर पलट कर बोला, कारण बता मेरी बात टालने का, और फिर से भाई मत कहना मुझे। विवान अरिन के पास आ बोला, कारण नहीं बता सकता, मजबूरी है, लेकिन आप वहां नहीं जाएंगे। अरिन हाथ बंद बोला, ना जाने का एक कारण दो, नहीं तो मुझे रोक कर दिखाओ। इतना बोल अरिन केबिन से चला जाता है। विवान अरिन को जाते देख बोला, अब मैं कैसे समझाऊं आपको, मुझे कुछ बुरा होने की फीलिंग आ रही है, मैं नहीं चाहता आप कंपनी से बाहर जाए। दूसरी ओर आयरा अपने केबिन में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। समर्थ उसके सामने खड़ा था। समर्थ बोला, मैम कोई परेशानी है, आप ऐसे इधर से उधर क्यों घूम रही है, कुछ हुआ है क्या। आयरा अपनी उलझन समर्थ को समझाते हुए बोली, समर्थ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। समर्थ बोला, मैम आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है, अच्छा सोचिए, सब अच्छा ही होगा। दूसरी ओर अरिन को दिखाया जाता है, जो अपनी कार कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर रुकता है। वह अंदर जाकर कुछ इंजीनियर से डिजाइन्स को रिलेटेड बातें करता है और उन्हें कुछ पॉइंट्स समझता है। एक टेबल पर बड़े से चार्ट को रखकर एक एक चीज उन्हें डिटेल में बताता है। दोपहर से शाम हो जाती है, पर कोई था जो अरिन पर नजरें रखे हुआ था, जो अरिन के पल पल की हरकतें, खबरें किसी के पास पहुंचा रहा था। अरुण वापस घर जाने के लिए जैसे ही अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। जो आदमी अरिन पर नजरें जमाए हुआ था, पीछा कर रहा था, वह किसी के पास फोन करके कहता है, वह यहाँ से निकल चुका है। दूसरी तरफ से, ठीक है, कह के कॉल कट कर दी जाती है। उधर अरिन कुछ दूरी पर ही पहुंचा था कि अचानक से उसके कार का हैंडल डिसबैलेंस हो जाता है और न ही उसके ब्रेक काबू में आते हैं, न ही हैंडल। कार सीधा जाकर सड़क के किनारे खंभे से टकरा जाती है और अरिन का सरिंग से सर टकराकर हल्की हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अरिन जैसे तैसे करके खुद को कार से बाहर निकलता है। वह बस कार से बाहर निकलकर कार से टेक लगाकर गहरी गहरी सांस ले ही रहा था कि अचानक से उसके सामने 4 से 5 गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती है, जिन्हर एक गाड़ी से 4 से 5 गुंडे निकल कर आते हैं। अरिन को समझते देर नहीं लगती कि कुछ तो लफड़ा होने वाला है। अरिन अपना ओवरकोट निकालकर कार की सीट पर रखकर शर्ट की स्लीव फोल्ड करने लग जाता है।
इतना तो वह समझ गया था कि यह लोग और उसके साथ लड़ने ही आए हैं। अरिन भी अपना फाइट मोड ऑन कर लेता है। वो गुंडे एक एक कर अरिन पर हमला शुरू कर देते हैं। अरिन भी उनसे खुलकर लड़ रहा था, उनके हर बार का पलटकर जवाब दे रहा था। तभी पीछे से एक गुंडा आकर अरिन पर बंदूक तान देता है। अरिन का लड़ने में ध्यान था, पीछे क्या था क्या ही नहीं इसे ही नहीं पता था। पीछे खड़ा शख्स ट्रिगर दबा देता है। एक गुल शॉट की आवाज गूंज उठी थी। दूसरी ओर आयरा बेचैन हो जाती है। वो मीटिंग बीच में छोड़ केबिन से बाहर निकल जाती है। पीछे पीछे समर्थ एक एम्प्लॉय को इशारा कर बाहर आ जाता है। आयरा दौड़ते हुए बाहर की ओर जाने लगती है। उससे लिफ्ट आने का भी सब्र नहीं होता। वो स्टेयर्स से नीचे की ओर बढ़ जाती है। साथ ही साथ वो एक नंबर डायल कर रही थी। 3 से 4 बार मिलाने पर उधर से एक आवाज आती है, कुछ काम था दी। आयरा घबराते हुए जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, आर्यन तुम ठीक हो? और पापा? आर्यन जो अभी भारद्वाज मेंशन में आया था, वो बोला, हाँ पापा भी ठीक है, मेरे सामने बैठे हैं। आयरा फोन कटकर अरिन के पास कॉल करती है, लेकिन अरिन का नंबर नहीं लग रहा था। आयरा की बेचैनी थामने का नाम नहीं ले रही थी। आयरा अपने पीछे आते समर्थ से बोली, अरिन कहाँ है पता करो। आयरा कंपनी के बाहर आ ड्राइवर के पास से चाबी ले खुद ड्राइव करने निकल पड़ती है। समर्थ आयरा की कार के पीछे अपनी कार। कुछ देर में दोनों ही अरिन की लास्ट लोकेशन पर खड़े थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। आसपास कांच बिखरा पड़ा था, कुछ हॉकी स्टिक थी, लेकिन उसके सिवा वहां परिंदा तक नहीं था। ये सब देख आयरा की सांस, घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कहाँ है अरिन? क्या हुआ है उसके साथ जानने के लिए बने रहिए।